अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। संकल्पिका राजमाता राष्ट्रमाता माँ जिजाऊ इनके 424वें जन्मोत्सव के अवसर पर जिजाऊ संस्थान परभणी और जिजाऊ ब्रिगेड परभणी इनकी ओर से जिजाऊ जन्मदिन पूर्व संध्या को दीप उत्सव हर्षोल्लास किया गया। विधायक मेघना दीदी बोर्डीकर इनके हाथों दीप उत्सव का दीप जलाकर रोशनाई की गई। इस समय सौ क्रांतिताई जाधव, डॉक्टर सौ मंजुषाताई खाने, डॉक्टर विद्याताई चौधरी, मनपा सदस्या संतोषीताई देशमुख, जिजाऊ ब्रिगेड के विभागीय अध्यक्षा सौ वीणाताई भालेराव, जिला अध्यक्षा सौ कांचनताई गावकर, डॉक्टर सौ विद्याताई भालेराव, प्रोफेसर डॉक्टर मीनाक्षी ताई भुसारे, यादव ताई, सौ गायकवाड़ ताई, सौ नंदाताई जाधव, सौ किरण ताई काले के साथ समूचे जिजाऊ के बच्चियों ने बड़ी संख्या में शामिल रहकर दीपोत्सव मनाया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभणी शहर में आज तारीख 12 जनवरी 2022 के रोज जिजाऊ संस्थान परभणी और डॉक्टर प्रफुल्ल पाटिल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल परभणी इनके संयुक्त से राजमाता जिजाऊ माँ साहब और क्रांति ज्योति सावित्री माई इनके जन्मोत्सव के अवसर पर मुफ्त भव्य दंत और स्वास्थ्य जांच शिविर के साथ रक्तदान शिविर का आयोजन दोपहर 3 बजे राष्ट्रमाता जिजाऊ मंदिर बसमत रोड स्थित परभणी में आयोजित किया गया। इस समय बड़ी संख्या में जिजाऊ संस्थान और संभाजी ब्रिगेड के पदाधिकारी कार्यकर्ता हाजिर थे। जिजाऊंच्या 424व्या जयंतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। इथे सकाळपासून विविध कार्यक्रम चालू आहेत। 2 कीर्तन आहेत आणि भव्य रक्तदान शिबिर तसेच आरोग्य शिबिर सुद्धा घेण्यात येणार आहे। आणि इथून पुढे समजा इथं सामाजिक आणि विचारांची देवाणघेवाण असे पुस्तकं व रक्तदान असे वैचारिक कार्यक्रम जिजाऊ मंदिर इथे चालू आहेत। सर्वांना जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा। शहर के एमआईडीसी में अनुराग एग्रो इस जगह पर धामिन प्रजाति का सांप आज तारीख 12 जनवरी 2022 बुधवार के रोज विशाल कलसाइतकर को दिखाई दिया। इन्होंने तुरंत सर्प मित्र रामेश्वर कलसाइतकर इन्हें संपर्क कर रामेश्वर कलसाइतकर के साथ सर्प मित्र दोस्त सौराज विजय राठौड़, संतोष विटाड़कर, दत्तराव आचार, नितिन वांडे आदि की टीम ने वहां पहुंचकर उसे कामयाबी के साथ पकड़ते हुए वन विभाग के सुपुर्द किया। इस बात को लेकर यहाँ के जो लोग घबराए हुए थे और डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उन लोगों को शांतिपूर्वक समझाते हुए इंसानों ने जंगलों पर अतिक्रमण करने के कारण आज वन्य जीव इंसानों की बस्तियों में घूम रहे हैं। उन्हें भी जीने का हक है, इसलिए सभी ने इन वन्य जीव की रक्षा करे ऐसा आह्वान इस समय किया गया। सर्पमित्र आहे हे पण धामण जातीचा साप पकडलेला आहे। तुम्ही बघू शकता याची लांबी आणि हा साप बिनविषारी आहे आणि ह्याचं मारण्याचं काही टेन्शन नाही, कारण ह्याच्यामध्ये मानवी वस्तीमध्ये येण्याचं मेन कारण म्हणजे उंदरं खाण्याकरता येते। आज मिलमध्ये उंदरं असल्यामुळं ती उंदीर मेन खाद्य त्याचं उंदीर आहे, त्यासाठी आलेली आहे। साप हा परिवारांचा मित्र आहे, त्याच्यामुळे सापाला जीव होतो थोडं मारू नये। हां, माझं नाव रामेश्वर कळसाटकर, माझा मोबाईल नंबर आहे 8087 26 22 98। भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष की ओर से आज तारीख 12 जनवरी 2022 बुधवार के रोज परभणी जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना आंदोलन किया गया, जिसमें कहा है कि नांदेड़ जालना समृद्धि हाईवे के लिए जमीन भू संपादन की जा रही है। उसमें कई खामियां होने की वजह से भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष की ओर से धरना आंदोलन किया गया। इस समय कॉमरेड राजन सिरसागर, शिवाजी कदम, गोविंद गिरी, प्रसाद गोरे, शेख अजहर, एकनाथ मोरे, लबड़े मामा, नारायण यादव, पांडुरंग गौड़ी, शंकर पालकर, हम्बरडे आदि के साथ बड़ी संख्या में किसान हाजिर होते हुए कोरोना महामारी के नियमों को पालन करते हुए नजर आए। मराठवाड्यातील 15,000 हेक्टर जमिनीच्या सिंचनावर घाला घालणारा समृद्धी हा नांदेड जालना द्रुतगती मार्ग ही समृद्धी नाही तर बर्बादी आहे आणि त्याच्या भूसंपादनाच्या मोजणीला आज परभणी येथे आंदोलन करून शेतकरी ठामपणे विरोध करीत आहेत। महाराष्ट्र सरकारनं याच्या भूसंपादनाचं जे काढलेलं नोटिफिकेशन आहे तो जो कायदा 107 वर्ष लढवून शेतकऱ्यांनी 2013चा भूसंपादनाने पुनर्वसन कायदा मिळवला, त्या कायद्याला डावलून महाराष्ट्र महामार्ग कायद्याखाली हे नोटिफिकेशन काढण्यात आलेलं आहे। ते नोटिफिकेशन तात्काळ रद्द झालं पाहिजे। महाराष्ट्र सिंचन कायदा 76, जलसंपत्ती प्राधिकरण कायदा 2005 आणि भूजल नियंत्रण कायदा या 3 कायद्याखाली कोणतीही ना हरकत प्रमाणपत्र या समृद्धी एक्सप्रेसवेला देण्यात आलेलं नाही आणि अशा पद्धतीनं
की ना हरकत प्रमाणपत्र नसताना, कायदेशीर बाबींची पूर्तता केलेली नसताना जर महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांची फसवणूक करून या ठिकाणी जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न करत असाल तर त्याला शेतकरी प्रतिकार केल्याशिवाय राहणार नाहीत. गेल्या 3 वर्षामध्ये रेडी रेकनरचे दर वाढलेले नाहीत. नोटाबंदी आणि त्यानंतर आलेल्या कोविडमुळं हे दर त्या ठिकाणी वाढलेले नाहीत आणि त्यामुळं या समृद्धी प्रकल्पाच्या नावाखाली ज्या पद्धतीनं सरकार कवडीमोल भावानं शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावण्याचा जो प्रयत्न करतोय त्याला शेतकऱ्यांचा ठाम विरोध आहे. जिल्हा प्रशासन अधिकारी हे अर्धवट कायद्याचं ज्ञान आहे, त्याच्याबद्दलची कुठली माहिती देखील शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. संपूर्णतः शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून जे फसवणूक करण्याची साजिश जी चाललेली आहे ती साजिश किसान सभा आणि शेतकरी चालू देणार नाहीत. हा ठाम निर्धार आज आंदोलनात करत आहोत. परभनी शहर के बसमत रोड पर होंडा शोरूम के सामने सार्वजनिक शिव जन्मोत्सव समिति के ऑफिस का उद्घाटन अहबप अच्युत महाराज दस्तापुरकर इनके हाथों किया गया. सार्वजनिक शिव जयंती ना भूतो ना भविष्यति ऐसी मनाई जा रही है. समूचे जिले से इस शिव जयंती के अवसर पर शिव प्रेमी जमा होंगे. ढोल ताशाओं के साथ लेजिम, पथक, गोंदड़ी, हत्ती घोड़े, वारकरी संप्रदाय, अन्नदान ऐसे विविध कार्यक्रम किए जा रहे हैं. उसके लिए ये पूरा नियोजन करने हेतु मुख्य संपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया है. इस समय बड़े पैमाने पर शिव प्रेमी हाजिर थे. तहसील से जाने वाले निम्न दुधना कैनाल की और चारी के पिछले 3 से 4 वर्षों से थमी हुई है. झरी, मिर्जापुर, साड़ेगांव, सावंगी खुर्द और बोबड़े टाकली इन इलाकों से किनाल जा रहा है. 3-4 वर्षों से इसमें काम रुके हुए. इस बात को लेकर 11 जनवरी 2022 के रोज प्रहार जनशक्ति पक्ष के प्रमुख और पदाधिकारियों ने मिलकर किसानों और उनके शिष्टमंडल ने साथ मिलकर यहाँ के प्रसाद लांब, कार्यकारी अभियंता, माजलगांव कैनाल विभाग क्रमांक 10 इनकी मुलाकात कर तकरार का निवेदन दिया था. रुके हुए काम तुरंत शुरू की जाए, इस तरीके की विनती की गई थी. इसी को लेकर आज तारीख 12 जनवरी 2022 बुधवार के रोज सावंगी खुर्द इस गांव के निम्न दुधना कैनाल पर पुल का काम शुरू किया गया है. इसका भूमि पूजन सावंगी खुर्द स्थित ज्येष्ठ नागरिक किशन राव नवघरे और विकलांग व्यक्ति दत्तराव रोंदड़े इनके हाथों किया गया. इस समय जिला प्रमुख के साथ युवा आघाड़ी जिला प्रमुख गजानन चोपड़े, अभियंता और कैनाल प्रभारी मनोज कंबोज, कनिष्ठ अभियंता पीबी गायकवाड़, तहसील प्रमुख बाला साहेब तरोटे, ज्ञानेश्वर पंडरकर, ज्ञानेश्वर पुंजारे, नकुल होंगे, वैभव संगई, इलाके के किसान मोहन पंडरकर, नारायण पंडरकर, मानिक पंडरकर, प्रसाद घुमरे, भानुदास पंडरकर, आदित्य देवडे, रणजित देवडे आदी हाजीर थे. खुर्द इथे पुलाचं काम सुरू झालेलं आहे. जायकवाडी कालवा क्रमांक 10 वरील हे पूल आहे. निम्न दुधना प्रकल्पावर उजवा कालवा. या सांगी खुर्द इथे पूल व्हावा ही ग्रामस्थांची आणि शेतकऱ्यांची फार जुनी मागणी आहे. मागील 5-7 वर्षापासून हे काम असंच पेंडिंग पडलं होतं. प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या पाठपुराव्यामुळे हे काम आज सुरू करण्यात आलेलं आहे. ह्या कामाचं नुसतं उद्घाटन करून हे काम सोडलेलं नाही, तर उद्घाटन करून स्पॉटवर हे काम सुरू करण्यात आलेलं आहे. सन्माननीय नामदार बच्चूभाऊ कडू जलसंपदा मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या पुढाकाराने आणि प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या पाठपुराव्यामुळे ह्या कामाला सुरुवात झालेली आहे. हा रस्ता खूप महत्त्वाचा आहे. हा रस्ता बोबडे टाकळी, मटकराळा पुढे पिंगळीपर्यंत जातो. साडेगाव हे सगळे गावं या रोडवरती आहेत. परंतु पूल नसल्यामुळे इथल्या शेतकऱ्यांना फार मोठा त्रास होत होता. आज ह्या इथे कामाचं सुरुवात झालेली आहे. महिन्याभरामध्ये हा पूल तयार होईल आणि इथल्या ग्रामस्थांना आणि इथल्या शेतकऱ्यांना या पुलाचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. बिजली महावितरण महिला अभियंता को गुस्साई भीड़ में छोड़कर वरिष्ठ अधिकारी भाग खड़े हुए. परभनी शहर में थक बाकी वसूली के लिए बिजली वितरण की हर घर दस्तक मुहिम के तहत वसूली मुहिम चलाई जा रही है. इसी को लेकर आज तारीख 12 जनवरी 2022 बुधवार के रोज दोपहर 2 बजे के दरमियान महावितरण का पथक परभनी के साकला फ्लाट इलाके में शाखा क्रमांक 3 का पथक पहुंचकर इस समय पथक में महावितरण के औरंगाबाद प्रादेशिक ऑफिस के सह-व्यवस्थापकीय संचालक गोंदवले, नांदेड़ परिमंडल के मुख्य अभियंता पडळकर, परभनी के अधीक्षक अभियंता परवीन अन्न छत्रे इनके साथ शहर शाखा महिला सहायक अभियंता जोशी इनका पथक पहुंचकर थक बाकीदारों पर कार्रवाई करने पर इलाके के नागरिकों में गुस्से और रोष का माहौल निर्माण हुआ. नागरिकों ने बिजली के कनेक्शन तोड़ने पर महावितरण के अधिकारियों को घेर लिया. दरमियान नागरिकों की बड़ी गर्दी और उनके रोष को देखते हुए महावितरण के वरिष्ठ अधिकारी दोपहर के खाने की वजह देखकर महिला सहायक अभियंता जोशी ने गुस्साई नागरिकों के बीच छोड़कर चले गए. तकरीबन 2 घंटे तक ये महिला
अभियंता गर्दी में जमी। उसके बाद वरिष्ठ अधिकारी फिर से उस जगह पर पहुंचे। नागरिकों के भीड़ में महिला अधिकारी को छोड़कर जाने से महावितरण के वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही की चर्चा बड़े पैमाने पर चल रही है। महावितरण के वरिष्ठ अधिकारियों को महिला कर्मचारियों के कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा घटना से समझ में आ रहा है। दरमियान घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचने से बड़ा अनर्थ टला, ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ताकि पुलिस अगर से वहां नहीं पहुंचती तो एक बड़ा अनर्थ होता हुआ दिखाई देता, क्योंकि नागरिकों में ये रोष है कि जिनके झोपड़पट्टी में और स्लम एरियो में जो घरे हैं, उन पर जो 500 से लेकर 1000, 2000, 5000 तक की जो बकाया है, उसके लिए ये अधिकारी बड़ा रोष और दादागिरी। लेकिन जो बड़े नेता है और जो यहाँ जिले के अंदर बड़े बड़े कारखाने हैं, उन पर लाखों रुपए की वसूली, उसके तरफ कोई मुंह डालकर बैठा हुआ दिखाई देता है, कोई बोलने को तैयार नहीं। ऐसे कारखाने हैं और कई ऐसे राजनीतिक नेता हैं जिनके घरों की लाखों का बिल अभी बाकी है। साथ साथ यहाँ के परभनी शहर के एक सिनेमा घर पर लाखों रुपए का बिल बकाया था, उसका मीटर कट होने की कगार पर होने के बावजूद भी उस मीटर को कट करते हुए दूसरा मीटर दिया गया, नया मीटर दिया गया और बाकी की वसूली लाखों की डुबा दी गई। इस पर किसी प्रकार का कोई बोलने को तैयार नहीं, अधिकारी खामोश है, चुप्पी। लेकिन गरीब और स्लम एरिया में आकर इनकी जो दबंगाई चढ़ रही है, इससे नागरिकों में रोष दिखाई दे रहा है। परभनी शहर एवं जिला पहले शेकाप का एक गढ़ रहा है। कई दशक तक ये शेकाप का गढ़ रहने के बावजूद यहाँ पर शेतकरी कामगार पक्ष ने जिस तरीके से अपनी दबदबा बनाया था, जिस समय कैलाशवासी स्वर्गीय शेषराव भाऊ देशमुख और उसी के साथ कैलाशवासी स्वर्गीय अन्ना भाऊ गव्हाणे, इनके माहौल में जब यहाँ शेकाप पक्ष का उस समय में विजय गव्हाणे इन्हें एक अलग माहौल में एक योद्धा का नेता देखा जाता था। लेकिन उसी समय में उन्होंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो लड़ाई लड़ी, उसी के साथ साथ अन्य लड़ाइयों में लड़कर जिस तरह परभनी जिले को कई कामयाबी हासिल की। लेकिन क्या बात है कि कुछ दशकों से विजय गव्हाणे ये नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले को लेकर हमने यहाँ के शेकाप के जो शेतकरी कामगार पक्ष के भाई आबा साहब शिंदे, इनसे हमने बातचीत की और उनके बारे में उनसे मशवरा पूछा और राय मांगी। उसमें उन्होंने जो बताया हमारे व्यूअर्स और दर्शकों के सामने हम पेश कर रहे हैं। आपने जो है तो हमारी प्रतिक्रिया जानना चाहा। सबसे पहले तो आपके सब महानगर के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। साथ ही साथ जैसा आपने जो सवाल किया कि जनाब विजय गव्हाणे साहब को राजकीय कारकिर्द है, जो उनका करियर है, वो इस तरह से हिचकोले लेते हुए क्यों आगे ऊपर नहीं बढ़ा, उनका ग्राफ नीचे क्यों है। दरअसल जब विजय गव्हाणे साहब शेकाप पक्ष में थे और अन्ना साहब गव्हाणे के उनके गाइडेंस में और उनके मार्गदर्शन में ही वो बड़े पले, उसी विचारधारा में वो बढ़े और उसी विचारधारा को लेकर जब तक वे चले, वे अपनी राजकीय कारकिर्द में या यूं कहिए कि सियासती जीवन में एक ऊंचे आलेख पर थे। उन आमदार बने और सिर्फ आमदार नहीं बने तो उनकी यह ख्याति रही कि एक बहुत ही आक्रामक शैली के आमदार, उसी तरह से जो है तो किसी भी विषय के ऊपर बहुत गहराई से अभ्यास करते हुए उसका पूरा अभ्यास करके उस विषय को सदन में रखने वाले विधायक, ऐसी उनकी पहचान बनी थी। आज भी मैं बिल्कुल यकीन के साथ कहता हूं कि आज भी जो नए आमदार विधायक चुनकर आते हैं हाउस में, वे लाइब्रेरी में जाकर आज भी विजय गव्हाणे के उस जमाने के उनके जो भाषण लाइब्रेरी में है उसका अभ्यास करते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब तक विजय गव्हाणे साहब शेका पक्ष में थे और शेका पक्ष की विचारधारा से जुड़े हुए थे, तब तक उनकी ऊंचाई, उनका कद जो है तो सियासी कद उनका बढ़ते गया और उस विचारधारा में जब वो बढ़ पल रहे थे तो उसी उनकी सोच उसी दिशा में थी। जैसे कि अन्ना साहब गव्हाणे हो गए, शेषराव भाऊ देशमुख जी हो गए और उस टाइम के शेकाप के नेता जो थे हमारे प्रभाकर पाटिल हो गए या फिर दत्ता पाटिल हो गए, गेंडी पाटिल साहब हो गए। इनकी विचारधारा में, इनकी वैचारिक बैठक के इस फाउंडेशन के ऊपर इनकी सब जो है तो ज़हनियत तैयार हुई थी और वो ज़हनियत ही ऐसी थी कि किसी भी विषय का पूरा गहराई से उसका अभ्यास करने का, उसके हर पहलू की ओर पूरा ध्यान देने का, उस मसाइल को समझ लेने का और फिर उसके ऊपर का हल क्या है वो भी बताने का और ये सब करते हुए पूरा ये आक्रामक शैली में करने का, क्योंकि हमारा गिरेबान बहुत साफ था। जब आपका गिरेबान साफ होता है तो आप आक्रामकता से
समाज के सामने जा सकते हो, प्रशासन के सामने जा सकते हो। वैसे तो आज भी हर कोई जाता है आक्रामकता के साथ, लेकिन उसका मॉरल इंप्रेशन उतना नहीं होता है। दल से वो चुनाव लड़ा और वहीं से उनकी सियासती या बोलेंगे पॉलिटिकल करियर का उनका ग्राफ डिक्लाइन होना चालू हुआ। वे जनता दल में गए, जनता दल में जाने के बाद वहां से फिर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस से फिर बीजेपी में गए, बीजेपी में जाने के बाद वहां काफी समय उन्होंने गुजारा। और बीजेपी में जाने से पहले जब राष्ट्रवादी में वो थे और परभणी विधानसभा की उम्मीदवारी मांगने के लिए जब शरद पवार साहब के पास विजय गव्हाणे साहब गए थे, आपको याद होगा उस वक्त लोकसभा के लिए सुरेश राव जी वरपुड़कर और विधानसभा के लिए विजय गव्हाणे राष्ट्रवादी के उम्मीदवार थे। उस वक्त विजय गव्हाणे साहब ने शरद पवार जी को कहा कि अन्ना साहब के बाद आप ही मुझे पिता के जगह पे हो, पिता समान हो, और अब मेरा दूसरा कोई वाली नहीं है। और उस भावना का आदर करते हुए अन्ना साहब गव्हाणे की जगह पर शरद पवार को विजय गव्हाणे ने रखा था। उस भावना की कदर करते हुए शरद पवार साहब ने उनको टिकट भी दिया था। उस वक्त हमने भी एग्जिट पोल किया था, पूरा एनालिसिस किया था और हमने बताया था कि विजय गव्हाणे चुनकर नहीं आने वाले और उनको 22,000 वोट मिलेंगे, ऐसा हमने बताया था। और जब रिजल्ट आया तो उनको 24,000 वोट मिले थे। तो बोलने का मतलब यह है कि आप अगर किसी मुख्य विचारधारा, जिस विचारधारा में आप पले बड़े हो, इस विचारधारा को छोड़कर अगर आप अलग विचारधारा में प्रवेश करोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। और एक बार सियासत में कोई पॉलिटिकल करियर में क्रेडिबिलिटी अगर खत्म हो जाए तो वापिस नहीं आती। इफ्तिकार भाई, बहुत आसान लफ्जों में मैं आपको, हमारे दर्शकों को और आपको बता सकता हूं कि हमारी मराठी में एक कहावत है की नदीच्या पात्रामध्ये गंगेमध्ये वाहणारं किती जरी गढूळ पाणी असलं तरी ते तीर्थ म्हणून प्राशन केलं जातं। मात्र त्याच पाण्यानं जर प्रवाह बदलला आणि मुख्य प्रवाहामधून जर ते कॅनलला गेलं तर कॅनलचं पाणी कोणीच तीर्थ म्हणून कधीच पित नाही, ते म्हशी धुण्यासाठी आणि जनावरं धुण्यासाठीच कामी येतं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मुख्य धारा में अगर आप हो तो आपका वजन है, आपका भले उसमें कुछ इधर उधर भी हो जाए फिर भी आप वो विचारधारा में रहते हो, तो वो विचारधारा में रहते हुए से आप पाक हो जाते हो। लेकिन विचारधारा को छोड़कर अगर आप भटकते जाओगे तो वो पाकियत आपको नहीं मिल सकती। और दूसरी एक कहावत है अंग्रेजी में कि रोलिंग रॉक गैदर्स नो मास। कितना भी बड़ा पत्थर रहने दो, कितनी भी बड़ी चट्टान रहने दो, अगर वो लुढ़कते जाएगी तो वो उसका मास या उसका आकारमान बढ़ेगा नहीं। वो जब लुढ़कती जाएगी तो वो उसका क्या बोलेंगे हम, टुकड़े टुकड़े होकर आखिर में उसकी रेती होती है। तो विजय गव्हाणे साहब जैसे इतने काबिल और इतने होशियार, इतने सालों से राजकारण में, सियासत में वो रहे, पॉलिटिक्स में रहे, अन्ना साहब गव्हाणे, प्रभाकर पाटिल, दत्ता पाटिल, एनडी पाटिल, इनकी विचारधारा के साथ, इनके साथ बैठकर इनकी जो है तो विचारधारा बनी हुई है, इनकी ज़हनियत बनी हुई है और उतने ही आक्रामक भी है, अभ्यास भी उनका बहुत है। लेकिन शायद निजी पॉलिटिकल करियर डिसाइड करते हुए उनका ज़हनियत, उनका अभ्यास कहीं कम पड़ा है और इसीलिए उनको इस तरह से विजय गव्हाणे जी को हम भटकते हुए देख रहे हैं। इस भटकाव से विजय गव्हाणे साहब का पर्सनल लॉस क्या हुआ, पर्सनल नुकसान क्या हुआ, ये तो वो खुद जाने। लेकिन हाँ, उनके इस अलग प्रवाह में बहने से, भटकने से परभणी जिले का, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके कमेंट्स और लाइक होना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको बेहतर से बेहतर हमारे न्यूज़ किस तरह से पेश करें, इसके लिए आपके कमेंट्स और लाइक हमें ज़रूरी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.